हेलो नमस्कार। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के अंदर या फिर उसके अकॉर्डिंग भारत में कृषि का क्या स्थिति है और भारत के अंदर जितने भी जो स्टेट है उसमें एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है। हमने एक नया कोर्स ऐड हुआ है इस साल, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, उसका लेक्चर फर्स्ट देखा था। उसके अंदर हमने पूरा इंट्रोडक्शन और उस चैप्टर को मतलब इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका सिलेबस क्या है, वो सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर फर्स्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप जरूर देखें। देन उसके बाद में सेकंड लेक्चर स्टार्ट करें, क्योंकि आप जब तक पहला चैप्टर नहीं समझोगे तब तक आपको सेकंड चैप्टर का कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। यानी कि भाई जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट के बारे में आप नहीं जान पाओगे तो उस सब्जेक्ट को कैसे समझेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि भारत में कृषि का क्या स्थिति है उसके बारे में, कि मतलब रिसर्च के अंदर इंडिया का क्या स्टेटस है, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या स्टेटस है, कंप्लीट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक चीज के बारे में मेनली हम बात करेंगे कि जो हमारा इस चैप्टर का ओवरव्यू है उसमें तीन चीजें होगी। एक तो मेन इकोनॉमिक का कंट्रीब्यूशन कितना है, उसके बाद में इसका डाइवर्सिफिकेशन कितना है और कौन कौन से चैलेंज आते हैं, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। देन उसके बाद में हम बात करेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर में क्या स्टेटस है, एग्रीकल्चर रिसर्च में क्या स्टेटस है, उसके बाद में लैंडमार्क अचीवमेंट क्या है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, और उसके बाद में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड यील्ड में हमारा क्या रोल है। ये सारी चीजें, या फिर आपको है ना, अगर सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय कृषि का क्या स्थिति है और विभिन्न राज्यों का क्या स्थिति है, या फिर क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ऐसा पूछ सकते हैं कि स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट। तो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि मतलब काफी बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्वेश्चन को कैसे लिखना है। अगर आपको 10 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो 10 नंबर के अकॉर्डिंग ये जो लेक्चर मैं पूरा पढ़ा रहा हूं इस लेक्चर को आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है। अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो भी मैं लास्ट में बताऊंगा किस हिसाब से लिखना है। ये सारी चीजें, और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाने वाली जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड या फिर जो भी एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन आई है उनसे रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ ऑथेंटिक डाटा है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो इस लेक्चर से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मली मिलते हैं, और आपके सेमेस्टर में हमेशा मतलब 100% क्वेश्चन है। चाहे कोई ये सब्जेक्ट नहीं भी होता तो भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। लेकिन अब तो इसमें और भी चांसेस है क्योंकि मेजर सब्जेक्ट है, क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो ध्यान से इस लेक्चर को समझना। पहले बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कितना है। तो हमारा जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का रोल है वो कभी 16%, 17%, और लास्ट 2-3 सालों से देखें तो 18, 19, 20, 21 तक जा रहा है। तो 18 से 20% तक हमारा जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का रोल है। उसके बाद में जीडीपी एंड एम्प्लॉय नियरली 42% वर्कफोर्स, ठीक है, 42% है जो ये लगभग कार्यबल रोजगार देने के लिए भी एग्रीकल्चर है वो यूजफुल है, या फिर एग्रीकल्चर जो 42% लोगों को कार्यबल रोजगार भी देता है। उसके बाद में डाइवर्सिफिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं आप विविधीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मतलब जो हमारी पारंपरिक खेती होती थी, ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी, उसके अंदर हम क्या उगाते थे, चावल उगाते थे, गेहूं उगाते थे। लेकिन उसको चेंज करके जो अब हम फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का मैंने लेक्चर फर्स्ट में आपको बताया था। इसका मतलब होता है कि आप मतलब क्रॉप्स के साथ में एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स है, उसके साथ में आप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप भी उगाओगे, आप फॉरेस्ट्री की क्रॉप्स भी उगाओगे, उसके साथ में आप ये जो भेड़ बकरी या फिर गाय भैंसे पालना, उसके बाद में आप ये शुअर पालना, पिगरीज वगैरह हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, ठीक है। ये भी आप बहुत तमाम प्रकार की चीजें हैं वो एक साथ में कर सकते हैं। तो विविधीकरण देखने को मिला था। पहले तो आप 1-2 क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन अब बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनको आप उगा रहे हो और अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर रहे हो। ये भी आपके लिए एक बहुत फायदेमंद है। ये भी एक इंडियन इकोनॉमी को कह सकते हो, या फिर कह सकते हो इंडियन स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए फार्मिंग में इंडियन स्टेटस को इंप्रूव करता जा रहा है। उसके बाद में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, देखो एक तो आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से फार्मर को बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहा है, ठीक है, कि टेम्परेचर सूटेबल नहीं दे रहा है। या फिर हम गांव में एक मेजरली चीज देखते हैं, नोट करते होंगे कि भाई इस बार मौसम अच्छा नहीं रहा था, फसल पूरी खराब हो गई थी, कुछ प्रोडक्शन मिला नहीं था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। उसके बाद में जल की कमी, आपको पता है कि वाटर सिक्योरिटी डे बाय डे मतलब दिनों दिन पानी की कमी आ रही है, जल सिक्योरिटी हो गया, सॉइल डिग्रेड हो रही है, सॉइल बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रही है, ठीक है। उसके बाद में आपका फ्लक्चुएशन मार्केट प्राइस, मार्केट का प्राइस
कभी तो गेहूं की प्राइस 1800 में आ जाती है, 1800 रुपए पर क्विंटल, कभी कभी 2200 तक चली जाती है। तो भी ये भी एक चैलेंज दे सकता है सामने, मतलब अपनी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को या फिर एग्रीकल्चर का जो स्टेटस है उसको ऊपर नीचे कर सकता है। उसके बाद में द सेक्टर ऑल्सो स्ट्रगल विद एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड क्रेडिट। मतलब ये है कि आपका जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या फिर क्रेडिट है उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये काफी चीजें होती हैं, तो इनकी वजह से जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इन चीजों को काफी इंप्रूव कर चुके हैं। जैसे जल की कमी थी, उसकी वजह से हमने स्प्रिंकलर लगाए थे, ड्रिप इरिगेशन लगाई थी, तो काफी हद तक हमें ये सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा था, उनका सॉल्यूशन हो गया था, ठीक है। उसके बाद में मार्केट का जो फ्लक्चुएशन चल रहा था उसमें एमएसपी प्राइस से काफी हमें रिलैक्सेशन मिला है, काफी इक्वल हो रही है चीजें। तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं। और सॉइल डिग्रेडेशन हो रहे तो ऐसी क्रॉप्स हम लगा रहे हैं या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम अपना रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी चीजों का सामना हम जो कर रहे थे उनको कम कर रहे हैं, क्योंकि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, ट्रेडिशनल के ऊपर नहीं है, जो एक इंडियन इकोनॉमिक्स को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, या फिर इंडियन एग्रीकल्चर का जो स्टेटस है उसको इंप्रूव करता है। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेजरली इस चैप्टर के अंदर हमारे 4 पॉइंट हैं, और इंडियन एग्रीकल्चर की स्टेटस को अगर पूछे तो उस चीज को तो आप लिखो, ये स्टार्टिंग का ओवरव्यू होता है। उसके बाद में इन 4 चीजों के ऊपर डिस्कस करो कि भाई जो इंडियन एग्रीकल्चर है इनमें क्या स्टेटस है, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है, रिसर्च में क्या स्टेटस चल रहा है, उसके बाद में लैंडमार्क अचीवमेंट कौन कौन से है अपने इंडियन एग्रीकल्चर के पास में, और एग्रीकल्चर का हमारे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कौन सी क्रॉप का या फिर कौन सी कमोडिटीज का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ग्रेन का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, पल्सेस का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मीट का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, एग का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, एज कंपेयर टू 1951 एंड 2022 का कंपेयर करोगे आप तो उसमें कितने प्रोडक्शन में आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। इन सारी चीजों को हम देखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज सीरियसली इस लेक्चर को सुनना। कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। आई विल ट्राई कि मैं जितनी चीजें कॉमन मतलब बेसिक हो सकती थी उतनी चीजें आपको समझाऊंगा, और मैंने सारी चीजें आपको कॉमनली यहाँ पे ऐड करके ही समझाने का प्रयास किया है। तो अभी देखो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर में हमारा क्या स्टेटस है। तो आपको पता है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है लगभग आज से 11,000 ईयर पहले शुरू हो चुका है, ठीक है। उसमें हमने देखा था सबसे पहले पालतू पशुओं का डोमेस्टिकेशन, मतलब डोमेस्टिकेशन हुआ था, जितने भी जो एनिमल्स थे उनके बाद में जितने भी जो क्रॉप्स थे लाइक व्हीट का, बार्ले का, उनका डोमेस्टिकेशन होने लगा था। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कोई भी वाइल्ड स्पीसीज है उनको हम एक कल्टीवेटेड एरिया में लाके लगा लेते हैं या फिर उनको पालना शुरू कर देते हैं। कोई भी ऐसा जानवर घूम रहा है जिसको हमने पालना शुरू कर दिया, वो होता है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन की अगर आपको डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन का सीधा मीनिंग होता है कि वाइल्ड स्पीसीज या फिर वाइल्ड स्पीसीज को हम एक कल्टीवेटेड एरिया के अंदर लेके आ जाते हैं, वही क्या होता है, डोमेस्टिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि इसमें एनिमल्स का सबसे पहले आपका कल्टीवेशन, अर्ली कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, जिसमें एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ओवर द मिलियन। देखो इसमें बोलने का मतलब है कि भारतीय कृषि जो लगभग 11,000 वर्ष पहले पशुओं का पालतूकरण, जिसे इंग्लिश में डोमेस्टिकेशन कहते हैं, और पौधों की प्रारंभिक खेती के साथ में शुरू हुई थी। मतलब पहले पशुओं का पशुपालन शुरू किया था, उसके धीरे धीरे बाद में हमने क्रॉप्स लगानी शुरू की थी। ने तो ये महत्वपूर्ण प्रगति रही थी, ये जो आपकी आपकी सहस्त्राब्दियां हैं, ठीक है। मतलब आज से 10,000 पहले क्या हुआ था, 9,000 वर्ष पहले क्या हुआ था, 8,000 वर्ष पहले क्या हुआ था, ठीक है। जो भी हमारी शताब्दियां आ रही है, 100 साल का गैप आ रहा है, उनके अंदर हमने बहुत ज्यादा चीजों को चेंज किया है, और डे बाय डे मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, ये सारी चीजें हमने की है। तो ये क्या होता है, हमारा एक पास्ट देखा जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर का पहले का क्या स्टेटस था और आज का क्या स्टेटस बन रहा था। एक टाइम में आपने देखा होगा लोगों के पास में खाने के लिए अनाज नहीं था, आज इतना अनाज है जिसकी कोई प्रवाह नहीं है। उसके बारे में भी रीजन पढ़ेंगे, क्या रीजन है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक आता है द फाउंड प्लेस इन द एंशिएंट स्क्रिप्ट ऑफ वेदास, उपन्यास, रामायण, महाभारत, यानी कि ये प्रगति वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में स्थान पाई है, ठीक है। हमने देखा होगा कि ये आप पहले आपका एक एग्रीकल्चर हेरिटेज का कोर्स होता था, वो अभी नहीं है, या फिर कभी आप एग्रीकल्चर हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको मालूम होगा कि भाई रामायण में एग्रीकल्चर का क्या जिक्र किया गया था, वेद में क्या जिक्र किया गया था, ठीक है।
उपनिषदों में क्या जिक्र किया गया था, ये सारी चीजें दे रखी थी। ठीक है, पहले पंचगव्य अपनाते थे लोग, आज जो मतलब पेस्टिसाइड यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो इस टाइम में लोग क्या करते थे, पंचगव्य आप समझते हैं ना, गोमूत्र ये जो भी आपके होते हैं उनको यूज करके बनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला बोल रहा है कि एग्रीकल्चर इन इंडिया has been a complex mosaic, a distinct agro ecosystem। उस देखो इसमें क्या है कि भारत में एक कृषि का एक जटिल मोजेक है। ऐसा नहीं है कि एक सीधा सा कृषि चल रहा, नहीं, बहुत ज्यादा जटिल चीजें बनी हुई है। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकीय तंत्र शामिल है। इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम आपके शामिल किए गए हैं, एक ही इकोसिस्टम के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। जो जलवायु, मिट्टी, वनस्पति और अन्य मतलब क्लाइमेट हो गया, आपका सॉइल हो गया, ठीक है, या आपका वेजिटेशन हो गया, या फिर डिफरेंट टाइप के नेचुरल फीचर्स होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा भिन्न है, मतलब सब में अलग अलग वेरिएशन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये अक्सर विषम जो आपका असंगठित होता है और बीज से बाजार तक की विभिन्न अनिश्चितताओं का सामना करती है। यानी कि भाई एक एग्रीकल्चर का जो ओपन हेटेरोजेनस सिस्टम है, ठीक है, इसमें क्या है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं मार्केट में, चाहे मतलब तमाम प्रकार की समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, चाहे हम बीज खेत में उगाते हैं उससे लगाकर जब हम मार्केट में बीज बेचने जाते हैं उस तक हम तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। ये भी एक एग्रीकल्चर के स्टेटस को देखें, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा वेरिएशन एग्रीकल्चर को इंडियन एग्रीकल्चर में देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज हो जाती है, सॉइल चेंज हो जाती है, तमाम प्रकार की चीजें हमें फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमें 4 पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। पहले था हमारा इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में पहले तो हमें हिस्ट्री के बारे में देखना है कि हमारा हिस्ट्री क्या था, कि आज से 11,000 वर्ष पहले हमारा फार्मिंग स्टार्ट हुआ था। मतलब कल्टीवेशन, जो भी वाइल्ड स्पीसीज थी, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था एनिमल्स का, या फिर क्रॉप्स का। कुछ क्रॉप्स जैसे वीट, बार्ले हो गया, ठीक है, ऐसी क्रॉप्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में धीरे धीरे हमने ये देखा था कि वेद हो गया, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, उपन्यास हो गया, उसमें भी कृषि का हमने जिक्र देखा था। देन उसके बाद में हमारी जो फार्मिंग है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, चाहे आप सीड खेत में ग्रो कर रहे हो उनसे लगाकर मार्केट में जाने तक, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको वेरिएशन इसलिए देखने, क्योंकि डिफरेंट टाइप की सॉइल है, डिफरेंट टाइप की क्लाइमेट है, जो हर एक रीजन में अलग होती है। जैसे राजस्थान का क्लाइमेट अलग है, आप जम्मू में जाओगे उसका क्लाइमेट अलग है, आप साउथ में जाओगे उसका क्लाइमेट अलग है, ठीक है, राजस्थान का सॉइल अलग है, तमिलनाडु का सॉइल अलग है। तो ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ रही है एज ए इंडियन एग्रीकल्चर के स्टेटस के वे में हम बात करें। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेटस है वो फूड शॉर्टेज इन प्री इंडिपेंडेंट इन इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर स्टेट। मतलब भारत जब स्वतंत्र हुआ था उससे पहले क्या स्टेटस था और स्वतंत्र होने के बाद में एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस था। लाइक बात करूं मैं 1950 से पहले, तो एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस था इंडिया में, उसके बारे में चर्चा करनी है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर मतलब 1950 के बाद में क्या स्टेटस है, ये चीज यहां लिखी है कि फूड शॉर्टेज। मतलब अगर हम बात करें 1950 से पहले, तो वहां लोगों के पास में अनाज नहीं था, खाने के लिए लोग तरस रहे थे, ठीक है, ऐसे कि 2 टाइम की रोटी कैसे ही मिल जाए। लोगों के पास में पहनने के कपड़े नहीं थे, लोगों का स्टैंडर्ड बिल्कुल गिरा हुआ था। ये स्टेटस था अपने इंडियन एग्रीकल्चर का। लेकिन जब से भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, आपने देखा होगा, आपके दादाजी वगैरह कभी आपको एक स्टोरी सुनाते होंगे, कहानियां सुनाते होंगे कि भाई उस टाइम में वो काल पड़ा था, छप्पनिया काल पड़ा था, उस टाइम लोग भूखे मर जाते थे, वो होते थे, हमारे टाइम में उन लोगों का राज रहता था, उनसे पहले अंग्रेजों का राज रहता था। वो लोग जब हम खेत में फसल बोने के लिए जाते थे उनमें से 1 हिस्सा हमें देते थे, 2 हिस्सा वो लेके चले जाते थे, क्योंकि हम किसी के अधीन थे। लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें बदली। बात आई है भारत जब स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ था। उसके बाद में अगर हम बात करें 1950 के बाद में, 1950 से पहले तो लोगों का स्टेटस ये था, खाने तक को नहीं मिल रहा था, लोग 2-2 दिन भूखे रह के अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन बात आती है 1950 से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता गया था। अभी मैं आपको आगे एक ग्राफ दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस ईयर में हमारे पास में अनाज की कमी थी और किस ईयर में हमारे पास अनाज की पूर्ति हुई है, और कौन से ईयर से हमारे पास में अनाज एक्स्ट्रा हुआ था कि हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं अदर कंट्रीज में। समझे? अब देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर स्टेटस की बात करूं मैं, तो इसमें
1951 जहां आपका अनाज 10 मिलियन होता था ना, वहां अब 2020 की बात करो तो यहां पे आपको अनाज वाली फसलों का ही प्रोडक्शन है वो 300 मिलियन प्लस मिलेगा, मिलियन टन प्लस मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद में ग्रीन रिवोल्यूशन आई है। ग्रीन रिवोल्यूशन जब से आई है हमारा प्रोडक्शन हर चीज का बढ़ता जा रहा है। ठीक है, व्हाइट रिवोल्यूशन आई है, दूध का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आगे मैं बहुत सारी रिवोल्यूशन के बारे में भी चर्चा करूंगा, उसमें और चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो ये देखो, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा लिखा है। ठीक है, द फूड ग्रेन प्रोडक्शन विच वॉज नियरली 51 मिलियन टन 19, मतलब 50 टन का प्रोडक्शन अपने को कब होता था? 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन अपने को होता था 1951 के बाद में। ठीक है, उससे पहले मैंने अभी बताया था आपका, जब भारत आजाद हुआ था उनसे पहले 10 से 20 मिलियन टन लोगों का प्रोडक्शन नहीं होता, मतलब इंडिया का प्रोडक्शन नहीं होता। लेकिन बात करूं 1950 की, तो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था भारत स्वतंत्र होने के बाद में, 50 मिलियन टन तक था। लेकिन आज बात करूं 2023-24 में, तो इंडिया का ऐसा स्टेटस है 332 मिलियन टन ग्रेन प्रोडक्शन। ये टोटल प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली ग्रेन प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, अनाज वाली फसलें। ठीक है, इतना अनाज का हमारे पास में प्रोडक्शन है। मींस कि हम अगर किसी कंट्री को 50 साल तक भी अनाज देना तो भी अपने पास में अनाज की कमी नहीं है, इतना अनाज है। ठीक है, अब क्या रीजन है उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। द कंट्री हैज ऑल्सो बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मिल्क, पल्सेस एंड जूट एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, कॉटन, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। मतलब विश्व के अंदर दूध उत्पादन में, दालों के उत्पादन में और जूट उत्पादन में भारत का पहला नंबर है, भारत का प्रथम स्थान है। और बात करूं मैं आपके जितने भी जो फ्रूट्स हो गए हैं, कॉटन हो गया है, राइस हो गया है, व्हीट हो गया है, ठीक है, और वेजिटेबल्स हो गया है। वेजिटेबल का फर्स्ट चाइना का है। ठीक है, तो ये इनके अंदर हमारी कंट्री का कौन सा पोजीशन है? सेकंड पोजीशन है। क्या आपने कभी सोचा था कि 1950 में अपने देश का क्या पोजीशन था? बहुत गिरा हुआ स्टेटस था। लेकिन जब से भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत के पास में इतनी जमीन है, भारत के पास में इतने ज्यादा फार्मर्स हैं, क्योंकि आपको पता 70% लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। अंधाधुंध प्रोडक्शन क्या है? हाँ, एग्रीकल्चर अभी मैंने बताया था कि हमारा हेट्रोजेनियस सिस्टम है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉजिक सिस्टम बना हुआ है। ये चीज हम मानते हैं कि भाई बहुत सारी जटिलता है, फार्मर्स जो चीजें पैदा कर रहा है उनके अकॉर्डिंग उनको प्राइस नहीं मिल रहा, ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं। लेकिन हमने प्रोडक्शन कितना बढ़ाया, ये गर्व होना चाहिए हमें भारत के नागरिक होते हुए या फिर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हुए, कि जहां भारत भूखे मर रहा था, भारत के लोगों के पास में खाने के लिए अनाज नहीं था, भारत के लोग तरस रहे थे। आज भारत का ये स्टेटस है कि हम अगर पूरे देशों को खिलाए ना तो भी हमारे पास में अनाज की कमी नहीं आएगी। समझे बात को? ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दूध उत्पादन में, पल्सेज में, जूट में हमारा कौन सा पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन है। कॉटन, फ्रूट, वेजिटेबल, व्हीट, राइस में हमारा कौन सा पोजीशन है? सेकंड पोजीशन है। अगर आपको इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेटस पूछे तो इंडियन एग्रीकल्चर के स्टेटस में आप सीधा सा ये चीज लिखो कि राइस, व्हीट, कॉटन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के अंदर हमारा प्रोडक्शन के अंदर स्टेटस है, मतलब स्थान है वो सेकंड है। और मिल्क, पल्सेस, जूट के अंदर फर्स्ट पोजीशन है। पहले का क्या स्टेटस था? बात करोगे, एक डाटा कंपेयर करके लिख दोगे कि 1951 की बात करूं तो मैं कि 51 मिलियन टन अपना प्रोडक्शन होता था ग्रेन का, लेकिन उसका 6 गुना प्रोडक्शन इंक्रीज होके 2023-24 के अंदर 322 मिलियन हो गया था। ये लास्ट एक साल की बात करूं, 2022-23 का डाटा देखोगे ना तो आपको 322 मिलियन मिलेगा, लेकिन एक साल के अंदर 10 मिलियन है, वो चीजें बढ़ चुकी है। तो समझ रहे हो कि एग्रीकल्चर का स्टेटस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो डे बाय डे हम अपना रहे हैं, उनसे हमारे प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है। ओके, उसके बाद में इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसीज, फिश, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक एंड प्लांटेशन क्रॉप में भी हमारी जो कंट्री है वो लीड कर रही है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि अब हम भारतीय कृषि का पुनर्विचार कर रहे हैं कि किसानों की आय को, है ना, मतलब हम विचार कर रहे हैं कि किसानों की आय को 200 गुना तक बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? उसके लिए अपने को क्या करना होगा? जो हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उनका, यानी कहा है कि रिड्यूसिंग फर्टिलाइजर यूज 25%, फर्टिलाइजर का 25% तक रिड्यूस करना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि
हाँ 1966-67 में जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है, हमने पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का अंधाधुंध यूज करना शुरू कर दिया था और टाइम ऐसा आ गया कि प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, सॉइल फर्टाइल बिल्कुल भी नहीं है, अनफर्टाइल सॉइल बन चुकी है। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एकदम ऐसा नहीं है कि आप पूरा का फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज करना बंद कर दो, एकदम कर दोगे तो आपका प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने पहले चैप्टर में आपको चीज समझाई थी, अगर आप फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम एग्रीकल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और ये चैप्टर हमारी इकोनॉमिक को डेवलप करवाएगा। हम सोच रहे हैं कि भारत को मतलब ऑर्गेनिक कंट्री बनाना है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड कंट्री बनाना है। कैसे बनाएंगे? क्या एकदम हम सडनली फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को बंद कर देंगे? नहीं, मैंने उस चैप्टर को समझाया है कि बेटा अगर आप चाहते हो कि अपनी कंट्री ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड बने तो 4 से 5 साल तक आपको धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी होगी। उसके साथ में आपको आधी जगह में ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी होगी, आधी जगह के अंदर आपको पेस्ट इनऑर्गेनिक फार्मिंग करनी होगी। फिर एक साल अगले साल आएगा तो उसका थोड़ा सा पार्ट ऑर्गेनिक में बढ़ाओ, इनऑर्गेनिक में कम करो, उसके बाद थोड़ा ऑर्गेनिक में बढ़ाओ, इनऑर्गेनिक में कम करो, और 4-5 साल बाद जब फार्मर का स्टेटस सुधर जाए उस टाइम आप प्रॉपरली डिपेंडेंट हो जाओ किसके ऊपर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। ये सिस्टम रहता है। उनके साथ में आप एनिमल्स वगैरह ये पालने शुरू कर दो ताकि तुम्हें ये मैन्योर वगैरह मिल जाए, ठीक है, और तुम्हारा अगर क्रॉप्स डैमेज हो जाए, तुम्हें प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिले तो भी तुम्हारा इनकम का सोर्स है वो दूसरी जगह से आता रहे, एनिमल्स वगैरह से, ठीक है। एनिमल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, 5% के समथिंग इनका भी रोल है, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए। तो 25% तक तो हमें फर्टिलाइजर कम करना है। उसके बाद में जल उपयोग 20% कम। तो सर जल 20% यानी कि भाई इन्होंने बोला है कि वाटर यूज 20% है वो रिड्यूस कर देना है। अगर हम वाटर रिड्यूस कर देंगे तो फिर हमारा प्रोडक्शन कैसे होगा? बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन जो फ्लड इरिगेशन के माध्यम से हम पानी बहा रहे हैं उसी की जगह हम ऐसी क्रॉप्स उगाएं या फिर उनको स्प्रिंकलर मेथड से पानी दें या फिर हम ऐसी वेराइटीज ग्रो करें जहां पे कम पानी की नीड हो, अच्छा प्रोडक्शन हो। ये भी हमारे ब्रीडर काम करते आ रहे हैं। या फिर एग्रीकल्चर स्टूडेंट तुम भी आगे एक आने वाले फ्यूचर में ब्रीडर बनोगे, तुम भी यही सोचोगे कि वाटर सिक्योरिटी है वो डे बाय डे, ठीक है, तो ऐसी वेराइटी डेवलप करनी जो कम पानी के अंदर सक्सेसफुल बन जाए। समझ रहे हो ना बात को? ये सारी चीजें। देन उसके बाद में आपने सोचा होगा कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन लगाते हैं जिसके वजह से भी हमारे पानी की बचत होती है। ऐसे पानी फालतू में नहीं छोड़ना है। तो ये सारी चीजें अगर हम पानी भी बचाएं तो एक अच्छे मतलब अच्छे एरिया में हम प्रोडक्शन है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग 50% बढ़ाना, मतलब आपने रेन्यूएबल एनर्जी देखी होगी, जो सौर ऊर्जा वाले वगैरह ये रेन्यूएबल एनर्जी देखी होगी, इनका बहुत ज्यादा डिमांड चल रहा है, उनको 50% तक बढ़ाना, ठीक है। उनकी वजह से भी अपने को हेल्प मिलेगी क्योंकि दूसरी सारी चीजों का अपना जो भी खर्चा आ रहा है, हम खर्चा कर रहे हैं उनके ऊपर, वो पैसे अपने बच जाएंगे। उसके बाद में अगला आ रहा है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता है वो 45% कम करना, ठीक है। और 26 मिलियन हेक्टर खराब भूमि को पुनर्वासित, मतलब इन्होंने लिखा है कि रिबिलिटिंग डिग्रेड लैंड ऑफ 26 मिलियन हेक्टर, मतलब जो हमारी खराब भूमि है उनको 26% मिलियन हेक्टर तक भूमि को अपने को किस में लेके आना है? फार्मिंग में लेके आना है। मतलब ऐसी भूमि, बंजर भूमि पड़ी है जिसका कोई सेंस ही नहीं है, उस भूमि को अपने को फार्मिंग में कन्वर्ट करना है। हो सकता है 2 साल तक अपने को प्रोडक्शन नहीं मिले, कुछ भी ना हो, लेकिन धीरे धीरे अपने को उस चीज में मिलेगा और उस चीज को अपने को फार्मिंग में लेके आना है। जो भी चीजें, मतलब आजकल जमीन को हम बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में बेच रहे हैं, ठीक है, तो या फिर बहुत ज्यादा गंदगी, मतलब ये गंदा पानी वगैरह ऐसा रहता, उन चीजों को कम करके अपने को उस जमीन को, मतलब इन्होंने बोला 26 मिलियन हेक्टर हमारे पास में ऐसी लैंड है जिनको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एग्रीकल्चर में। ये भी इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेटस है, समझे बात को? उसके बाद में लिखा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR एंड द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सिस्टम NAREES, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्रीकल्चर पढ़ने वाले, एक्सटेंशन को पढ़ने वाले सब्जेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो आपको ICAR के बारे में और आपको एग्रीकल्चर जो आपका नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सटेंशन आपका एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सिस्टम है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आर डिटरमाइन द हार्नेस
the advance of science and technology to issue pull and push in agriculture for all around welfare of the society। ठीक है, इनमें भी देख रहे हैं कि हमारा ये इंडियन एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है, ठीक है, या फिर इंडियन जो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का जो सिस्टम है, क्या प्रयास रहता है इनका कि आप नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करें जिनकी वजह से हमारा प्रोडक्शन है, इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेटस इंप्रूव होता है। ठीक है, उसके बाद में अगली हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च इन इंडिया। एक लेक्चर में तो मुझे ही पता है चैप्टर खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन ट्राई करेंगे कि 2 लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म करें, क्योंकि 10 नंबर एक लेक्चर में तो आ जाए तो बस 4 लेक्चर में 40 नंबर का पेपर आता है, मिड का 30 नंबर का, सॉरी 30 नंबर का, किसी में 20 नंबर का मिड का पेपर होता है, तो 2 लेक्चर में नंबर आ जाएगा। नहीं बेटा, 10 लेक्चर लोगे तब जाके मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप मेरे साथ में कंटिन्यू रहो, 10 लेक्चर के अंदर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर, 15 लेक्चर के अंदर मैं ट्राई करूंगा 15 से 20 लेक्चर मान लो, 20 लेक्चर में आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करने का। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था ये इंडियन एग्रीकल्चर में हमने पूरा समझा है कि अपने इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या है, कितना प्रोडक्शन पहले होता था, अब कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अपना कितना ऐसा लैंड है जिनको अपने को यूजफुल बनाना है, अपने को इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेटस कैसे सुधारना है। अब काफी बच्चे ये ना इस ट्यूशनों को समझ नहीं पाते हैं और वो कुछ कर नहीं पाते हैं। अब ट्यूशन पूछ लिया कि भाई इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेटस इंप्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो अपने को सीधा है कि या फिर बोल दिया कि फार्मर्स को मतलब जो फार्मर्स की इनकम है उनको इंप्रूव करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने को सीधी चीज ध्यान रखनी है कि भाई जो फर्टिलाइजर वगैरह है उनका 25% है वो रिड्यूसिंग करना है। उसके बाद में जो हमारा वाटर है उनका 20% रिड्यूसिंग। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर लंबा क्वेश्चन पूछे तो इनमें सारी चीजें जो मैंने समझाई है वो आपको लिखना है। ठीक है, फर्टिलाइजर क्यों मतलब कम यूज क्यों करना है, आपको वाटर का जो यूज पूछा जा रहा है कि 20% कम यूज करना है, वो क्यों करना है, कौन से मेथड अपने को अपनाने हैं। उसके बाद में जो मैंने बताई थी रेन्यूएबल एनर्जी है वो 25% तक है, वो इंप्रूव करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी समझाई है। अगर ये सारी चीजें आपने समझी है तो इन चीजों का एक एक आप आंसर लिख सकते हो। ध्यान आपको होना चाहिए क्वेश्चन सामने वाला क्या पूछ रहा है और आपको आंसर क्या देना है। ठीक है, फालतू में कचरा लिखने की जरूरत नहीं। आप देख रहे हैं सर वो तो एक ही पेज में मतलब बंदा होता, कभी कभी आपको भी देखो, कभी आगे जाओगे तो 10-10 पेज भरते आ रहा है, क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा, भाई उसका कोई सेंस नहीं बनता है। आप एग्जैक्ट डिटो पॉइंट लिखो, आपको नंबर एग्जामिनर देंगे, चाहे कोई भी टीचर हो, आप ये सारी चीजें मेंशन करो। ओके, अब इंडियन एग्रीकल्चर का रिसर्च में क्या स्टेटस है, हमने देख लिया इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेटस। देन हम बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर का रिसर्च में क्या स्टेटस है। रिसर्च का स्टेटस आज देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे जो लैंडमार्क अचीवमेंट इंडियन एग्रीकल्चर का, और उसके बाद में जो अगला रहेगा हमारा कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपना जो एग्रीकल्चर रिसर्च इन इंडिया उनका क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टमैटिक रिसर्च इन कंट्री स्टार्ट विद द एस्टैब्लिश्ड ऑफ द इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब से आईसीआर की स्थापना हुई थी, क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है उस टाइम आईसीआर का पूरा नाम क्या था। आप लिखोगे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो गलत है। पहले नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और ये भी चीज ध्यान रखना, आजकल ऑप्शन में बहुत सारे लोग है ना गलतियां करते हैं। ये चीज तो मैंने भी आपके सामने गलत बोल दिया, आपने नोट डाउन नहीं किया। एग्रीकल्चर नहीं होता, एग्रीकल्चरल होता है। कभी मैंने एक बार ये क्वेश्चन देखा था, पूछा था कि आईसीआर की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, मैं सच बता रहा हूं बेटा, थोड़ा आप सीरियसली पढ़ा करो। मैं जो भी चीज बता रहा हूं एक चीज को पहले पूरा पढ़ो कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। क्यों पूछा आईसीआर की फुल फॉर्म क्या है, सीधा लिखा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, अब सोचा ही नहीं, किसी ने मार दिया, क्योंकि 4 ऑप्शन पढ़ने होते। दूसरे में लिखा था इंडियन आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। आपको एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चर में डिफरेंस पता होना चाहिए। एग्रीकल्चरल मतलब एलियार्ड जो भी सेक्टर है उनको भी ऐड होता है। आप पढ़ते हो सिर्फ आप एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं लेते हो, हॉर्टिकल्चर में भी लेते हो, फिशरीज में भी लेते हो आईसीआर के थ्रू। ठीक है, ये एग्रीकल्चरल एलियार्ड सेक्टर होता है। एग्रीकल्चरल का मतलब होता है उसके अंदर आने वाले एलियार्ड सेक्टर्स। समझ रहे हो बात को? तो इस चीज को ध्यान रखना
कि अपने आईसीआर की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। उस टाइम आईसीआर की फुल फॉर्म इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। देन उसके बाद में 1946 में इसका नाम चेंज करके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कर दिया है। गॉट इट? ओके, ये आपका हेडक्वार्टर इनका कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। उसके बाद में विच इज नाउ टुडे एज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, आईसीएआर। ओके, एग्रीकल्चरल रिसर्च का स्टेटस की बात करूं तो द अपेक्स बॉडी ऑफ इट्स हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली, मतलब आईसीआर है वो अपेक्स बॉडी है किसकी? इंडियन एग्रीकल्चर की। गॉट इट? उसके बाद में फॉर कंट्रीब्यूटिंग गाइडिंग एंड managing research and education in agriculture include animal science and fisheries। एनिमल साइंस एलियड सेक्टर, फिशरीज हो गया, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो गया, आपके फॉरेस्ट्री होगी, सारी चीजों को इंक्लूड होता है किसमें? आईसीआर। आईसीआर क्या है पूछे कोई, व्हाट इज आईसीआर? तो आईसीआर इज अपेक्स बॉडी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर रिसर्च इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद में ये काम क्या करता है? ये आपका गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च, जो रिसर्च को और एजुकेशन को गाइड और मैनेज करने का काम करता है। समझ गए बात को? अब आईसीआर का पता होना चाहिए आपको कि आईसीआर क्या है। आईसीआर के थ्रू बेटा एडमिशन तो ले लिया, पहले तो आप आईसीआर की काउंसलिंग जानते थे, लेकिन व्हाट इज आईसीआर? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन निकलना चाहिए कि आईसीआर इज ए अपेक्स बॉडी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर रिसर्च की भी बॉडी बोल सकते हैं, समझिए। उसके बाद में द काउंसिल इज द ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गवर्नेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डायरेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चीज नोट डाउन कर लेना कि द काउंसिल ऑफ द ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गवर्नेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डायरेक्ट पूछा जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो एग्रीकल्चर की रिसर्च और एजुकेशन होते हैं उनका एक डिपार्टमेंट डायरेक्ट। ठीक है, जो एक ऑटोनोमस काउंसिल का बॉडी माना जाता है। उसके बाद में देखो एस्टेब्लिश 16 जुलाई 1929 एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इन द, देखो प्रोनाउंस इसमें एक आपने देखा होगा 1926 में रॉयल कमीशन आया था। ठीक है, रॉयल कमीशन 1926 में आईसीआर के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था ना, और 16 जुलाई 1926 को आईसीआर एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद में अब जो इंडिया का एग्रीकल्चर रिसर्च में क्या पोजीशन है, पहले उन चीजों को समझो। इनमें लिखा है कि इंडिया के अंदर 113 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत के अंदर ये होती है, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर कितने हैं? 113 रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में मतलब हिंदी में कह सकते हैं अनुसंधान केंद्र। उसके बाद में 74 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, ये आपकी 74 स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है। उसके अंदर आपकी 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज में तो आप समझते ही है, हर स्टेट की अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले आपका आता है आईआरआई। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है एनडीआरआई, उसके बाद में आपका आता है आईवीआरआई आपका इज्जत नगर। देन उसके बाद में आपका आता है जो आपका फिशरीज एजुकेशन का मुंबई में। ठीक है, ये आपकी 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। समझ गई बात को? उसके बाद में एक आपका डेयरी का है, एक एनिमल का है, एक फिशरीज का है और एक एग्रीकल्चर का है। ये क्या है? 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। गॉट इट? अब उसके बाद में 113 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 74 आपकी क्या है? एग्रीकल्चरल स्टेट यूनिवर्सिटीज है, आपकी 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपकी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर। ठीक है, उसके बाद में थर्ड आता है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, सीएयू इम्फाल। ओके, उसके बाद में 740 प्लस केवी के स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। भारत के अंदर अगर एग्रीकल्चर रिसर्च के स्टेटस की बात करें तो बेटा 4 चीज ध्यान में होनी चाहिए कि पहले तो कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट है? 113। हो सकता है थोड़ी डाटा चेंज होते रहते हैं क्योंकि नए बनते रहते हैं, तो एकदम ऐसी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक डाटा थोड़ा टाइम बाद में होते हैं, या फिर हम इतने एक्टिव नहीं रहते हैं, जो रिसर्च में रहते हैं वही एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो 113 प्लस रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने पास में है। उसके बाद में अपने पास में
74 स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। एग्रीकल्चर की जो आईसीआर के अंडर में आती है, वैसे तो बहुत सारी है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद में 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, उसके बाद में आपकी 3 सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है जो आईसीआर के अंडर में आती है, समझे बात को। और 740 प्लस कृषि विज्ञान केंद्र, जिसे फार्मर्स स्कूल के नाम से भी जानते हो आप, किसानों की स्कूल, समझे, ये सारी चीजें। उसके बाद में with the ICR leads one of the largest national agriculture research and education system नरेश in the world। विश्व का सबसे बड़ा एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कह सकते हो आपका आईसीआर के अंदर आने वाला, मतलब आईसीआर के जिसके अंदर आपका नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम है वो हैंडल कर रहा है, ठीक है। भारत का जो एग्रीकल्चर रिसर्च का जो सिस्टम है वो विश्व का सबसे बड़ा सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि भाई 113 रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। बिलीव या फिर आपको मतलब एक गर्व होना चाहिए कि भारत के नागरिक या फिर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है तो अपना एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या इंडिया। उसके बाद में इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल रिसर्च ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल इन द वर्ल्ड with 3 approximately मतलब 30,000 साइंटिस्ट एंड मोर देन आपके कितने हो गए ये कि 10,000 टेक्निकल सपोर्टिंग आपके पर्सनल इन दी नरिश, ओके। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास में कितने साइंटिस्ट हैं और कितने हमारे पास में टेक्निकल सपोर्टिंग, मतलब टेक्निकल स्टाफ की बात करें तो कितने हैं, समझिए ना बात। ये अपना स्टेटस है इंडिया का। रिसर्च के अंदर बात करें, सीधा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है यहां से कि इंडियन एग्रीकल्चर का रिसर्च में क्या स्टेटस है। फालतू की बकवास लिखने की जरूरत नहीं है। मेनली हैंडल कौन करता है, अपेक्स बॉडी कौन है, आईसीआर है। उसका हिस्ट्री लिखो या फिर उसका थोड़ा लिखो, पूरा नाम क्या था, पहले नाम क्या था, सीधा लिखो। इंडिया के अंदर अपने पास में कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। अगर क्वेश्चन बड़ा पूछे, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे, तो इसी चीज को बढ़ा चढ़ा के सारी चीजें आपको लिखनी है। अगर आपको 3 नंबर का पूछे तो आप ये चीजें लिखो, मोर देन इनफ है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। आपको 1 नंबर का पूछे तो आप आईसीआर का लिखो और इन 4 कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट है इनके लिखो, कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कितनी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, और कितने हमारे पास में केवीके काम खत्म है, समझे बात को। ये अपना स्टेटस है। कॉम्पिटिटिव में यहां से क्वेश्चन है वो हर बार पूछे जाते हैं, ओके। अब हम बात कर लेते हैं, अगला आता है लैंडमार्क अचीवमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के कौन कौन से लैंडमार्क अचीवमेंट है। तो अचीवमेंट आप सबको पता है कि पहले हमारा प्रोडक्शन कितना था और अब अपना प्रोडक्शन कितना हो रहा है। हालांकि क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है तो मैं अब इस क्लास को आगे ज्यादा टाइम आपका ले लूंगा क्योंकि थोड़े बच्चे बोर होने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर का जो स्टेटस है वो 3rd लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम कॉमन से एक जो भी अपना पूरा सिलेबस था उसका फर्स्ट चैप्टर से, मतलब फर्स्ट चैप्टर क्या है ये तो आपका हर जगह काम आएगा, लेकिन जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ना, उनका जो सिस्टम कैसे काम कर रहा है उनके बारे में नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। सो आई होप ये जो भी चीजें मैंने अभी आपको एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में और इंडियन एग्रीकल्चर का जो स्टेटस बताया था उसको आप अच्छे से समझे। कोई भी डाउट प्रॉब्लम क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। कैसी लगी क्लास ये भी कमेंट करना। आपको ये सारे नोट्स वगैरह सिस्टमैटिक ढंग से एप्लीकेशन में दे दिए हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करूंगा सारी चीजें समझ में आई है। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।